हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वांट स्टडी में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं हमारी हाई लेवल क्वांट जो कि मेंस के लिए है, उसका पार्ट नंबर 6। जैसा कि हर वीडियो में 5 क्वेश्चन होंगे, तो आज की वीडियो में भी 5 ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमें हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव हैं। जल्दी से हमें हर जगह फॉलो कर लीजिए और किसी भी अपडेट को मिस मत कीजिए। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। ठीक है, ये रेशियो, प्रोपोर्शन और परसेंटेज को मिक्स करके बनाया गया है इस क्वेश्चन को। तो हम इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ ए एंड बी इज 3:5। कॉस्ट प्राइस ऑफ ए एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ बी की रेशियो है हमारे पास 3:5। ठीक, इफ द आइटम ए एंड बी आर मार्क्ड अप बाय 20%, ये 20% अप करना है और ये 40% अप करनी है, तो इनकी आ जाएगी एक मार्क प्राइस। ठीक है, एंड डिस्काउंट ऑफ, फिर इस पे डिस्काउंट दिया जा रहा है ए पे 10% का और 25% का दिया जा रहा है बी पे। ठीक, तो आ गई हमारी एसपी। ठीक है, नेक्स्ट लाइन कह रही है एंड सम ऑफ देयर एसपी इज 1698, यानी कि 3:5 पे पहले कुछ इंक्रीज होना है, फिर कुछ डिक्रीज होना है। एक एसपी आएगी, इंक्रीज होना है, मार्क प्राइस आएगी, डिक्रीज होना है डिस्काउंट की वजह से, फिर एसपी आएगी। इन दोनों एसपी का सम है 1698। तो क्वेश्चन हम शुरू करेंगे वैसे ही हमारी एजम्पशन पे। ठीक, और एंड में हम वैल्यूज कंपेयर कर लेंगे। तो हमने एज्यूम कर लिया कि ए की सीपी है 300 और बी की सीपी है 500। ठीक है, एज पर क्वेश्चन 3:5 हमने 300-500 ले लिए। अब 300 पर 20% का इंक्रीज हो रहा है, तो एमआरपी आएगी इसकी 300 इंटू 120/100, क्योंकि 20% का इंक्रीज हो रहा है। वहीं 500 पर 40% का इंक्रीज हो रहा है, तो एमआरपी आएगी 500 इंटू 140/100। इतनी चीज क्लियर। अब डिस्काउंट दिया जा रहा है, डिस्काउंट दिया जा रहा है ए पर 10% का, तो डिस्काउंट को हम एक तरीके का लॉस ही मानते हैं। यानी कि ये आ गई हमारी एमआरपी, एमआरपी पे दिया जा रहा है डिस्काउंट, तो हमारी एसपी आ जाएगी, ये चीज आई एमआरपी, और अब इस पे देंगे हम डिस्काउंट 10% का। ठीक, ये आ गई हमारे पास एसपी। वहीं बी की एसपी की बात करें तो एमआरपी पे डिस्काउंट दिया जा रहा है 25% का, तो 500 इंटू 140/100 इंटू 75/100। क्लियर। अब इसे सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। 1 2 1 2 1 2 1 2, 12 3 36 और 36 9 होगा 360 माइनस 36, 4 2 324 आ गया ए का एसपी। और इधर देखते हैं 1 2 1 2। ठीक है, 25 3 25 4 2 70 और 35। ठीक है, 5 3 15 और 35 इंटू 15 क्या होगा, 5 5 25, 2 के 5 3 15, 16 17 और 35 आ गया इधर, 525 आ गया एसपी हमारे बी का। एक एसपी है हमारे पास 324, एक एसपी है हमारे पास 525। तो टोटल एसपी क्या हो गई, 324 प्लस 525, यानी कि 849। क्वेश्चन में हमें एसपी का सम क्या दिया हुआ है, 1689। तो 849 यूनिट्स की वैल्यू होगी ₹1698। क्लियर। तो आपको यहां से दिख रहा होगा कि 849 को जब आप डबल कर दोगे आपके पास आएगा 1698, यानी एक यूनिट की वैल्यू आ गई है ₹2। अब उन्होंने पूछा व्हाट इज द सम ऑफ देयर कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में अज्यूम की थी ए की 300 और बी की 500, यानी कि टोटल 800 यूनिट्स थी हमारी कॉस्ट प्राइस। एक यूनिट की वैल्यू है ₹2, तो 800 यूनिट की वैल्यू होगी ₹1600, यानी हमारा ऑप्शन बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, 11830, ये भी रेशियो प्रोपोर्शन का ही क्वेश्चन है, इज डिवाइडेड अमंग 8 मैनेजर प्लस 10 ऑफिसर प्लस 10 वर्कर्स। ठीक है, कितना अमाउंट इनके बीच डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, 11830। ठीक है, फिलहाल ये चीज समझने की कोशिश करो। देखिए, एक मैनेजर, ऑफिस और वर्कर में डिफरेंस क्या होता है, उनके स्किल्स का और उनके एक्सपीरियंस का। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर एक मैनेजर हो, एक बंदा ऑफिसर है, ऑफिसर जो है वो मैनेजर के नीचे आ रहा है। ठीक, तो ऑफिसर
से मैनेजर कैसे बना जाता है? जब आपकी स्किल डेवलप्स होंगी, जब आपकी एफिशिएंसी हाई होगी, यानी मैनेजर को जो प्राइस मिलेगा, यानी मैनेजर को जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो ऑफिसर से हाई होगा। एक नॉर्मल बात कर ले, अगर हम बैंक की बात कर लें, एक क्लर्क से ज़्यादा सैलरी होती है पीओ की। क्यों? क्योंकि पीओ को मतलब ज़्यादा एफिशिएंट माना जाता है एज कंपेयर टू क्लर्क। ठीक है, होता है नहीं होता है वो फर्क नहीं पड़ता, आप एग्जाम क्लियर करके अगर पीओ बनोगे तो आपको ज़्यादा एफिशिएंट माना जाएगा एज कंपेयर टू क्लर्क, आपकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी बैंक में। ठीक है, तो वही रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा तो सैलरी ज़्यादा, यानी कि आपके एफिशिएंसी के बेस पे सैलरी डिवाइड होती है। अब देखते हैं यहाँ पर कैसे डिवीजन हो रहा है और कितने का डिवीजन हो रहा है। ईच मैनेजर गेट्स 25% मोर देन ईच ऑफिसर। मैनेजर जो है उसको ऑफिसर से ज़्यादा मिल रहा है और ऑफिसर को वर्कर से ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर लिख रहा है ऑफिसर गेट्स 25% मोर देन ईच वर्कर। तो देखते हैं कि मैनेजर इज टू ऑफिसर इज टू वर्कर की रेशियो क्या है। तो मैनेजर को कितना मिल रहा है? 25% ज़्यादा ऑफिसर से, और ऑफिसर को कितना मिल रहा है? 25% ज़्यादा वर्कर से। अगर हम वर्कर को 100 एज्यूम कर ले, ऑफिसर को मिलेगा 125। ठीक, इतनी चीज़ ठीक है। ऑफिसर को मिल रहा है 125, तो मैनेजर को कितना मिलेगा? इस 125 से भी 25% ज़्यादा। तो मैं अगर इस चीज़ को सॉल्व ना करूं और ऐसे ही वैल्यू रहने दूं, ये 125 कैसे आया कि 25% मोर मिल रहा है, 25% मोर यानी 125% मिल रहा है। तो ये चीज़ लिखी हमने। अब करते हैं इसको सॉल्व। 25 4 ज़ा 5 ज़ा 5 ज़ा 25 5 ज़ा 25 4 ज़ा। तो हमारे पास आया 4:5:25 डिवाइडेड बाय 4। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास फाइनल रेशो आएगी 16:20:25 वर्कर इज टू ऑफिसर इज टू मैनेजर की। अब क्या करना है हमने, ये जो इनकी एफिशिएंसी आई है ये हमने इनकी रिस्पेक्टिव पोजीशन में भर देनी है। ठीक, तो भरना शुरू करते हैं। सो हमारे वर्कर कितने हैं? ठीक है, इनकी पहले रेशियो लिख देते हैं। वर्कर इज टू ऑफिसर इज टू मैनेजर है 16:20:25। ठीक, अब हमारे वर्कर कितने हैं? 10। तो 10 इंटू 16 आ गया हमारे पास 160 वर्कर का। ऑफिसर कितने हैं? 10। तो 10 इंटू 20 आ गया हमारे पास ऑफिसर की टोटल वेज 200 यूनिट। मैनेजर कितने हैं? 8। तो 8 इंटू 25 मैनेजर की टोटल वेज आ गई 200 यूनिट। अब ये यूनिट की बात चल रही है। ठीक है, दोनों को एडअप करते हैं, हमारे पास आ गया 560। 560 की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी दी हुई है हमें? 11830 रुपीज। तो 1 यूनिट की कितनी आ जाएगी? 1183 डिवाइडेड बाय 56। ठीक है, मैंने ये 00 हटा दी। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई हमारे पास 1183 डिवाइडेड बाय 56। हमें क्या निकालना है? अमाउंट रिसीव्ड बाय ईच मैनेजर, यानी कि 1 मैनेजर की बात चल रही है। एम में हम वही वैल्यू पुट करेंगे 25 की। ठीक, हमारे पास 1 की वैल्यू है 1183 डिवाइडेड बाय 56। तो हमें 25 की अगर वैल्यू निकालनी है तो इसको 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, ठीक है, अब हमें इसको सिर्फ सॉल्व करना है। तो जब आप सॉल्व करोगे, पूरी कैलकुलेशन करोगे, आगे आपकी सिर्फ कैलकुलेशन बची हुई है, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन डी 528.125। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्टनरशिप का। ठीक है, तो अभिषेक एंड बच्चन एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप एंड बच्चन इन्वेस्टेड 1400 मोर देन अभिषेक। तो ए से आ गया अभिषेक, बी से आ गया बच्चन। ठीक है, तो अभिषेक अगर एक्स अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है तो बच्चन एक्स प्लस 1400 अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है। इतना जो मैंने लिखा ये ठीक कह रहा हूं मैं? ठीक, द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ अभिषेक एंड बच्चन वॉज 5:4। हमारे पास टाइम पीरियड की इन्वेस्टमेंट है 5:4। हम मान लेते हैं कि 5 ही मंथ्स के लिए अभिषेक ने किया और 4 मंथ्स के लिए बच्चन ने किया। ठीक, इफ बच्चन्स शेयर आउट ऑफ प्रॉफिट वॉज इतना, बच्चन का शेयर दिया हुआ है 57 1/7%। तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें, हमारी थोड़ी मुश्किल आसान हो जाएगी। 7 7 ज़ा 49, 4 कैरी ऑन, 7 5 ज़ा 35 और 4 39। और ये जब इसमें 1 ऐड होगा ये बन जाएगा 400, यानी कि 400/7% की बात चल रही है। 400/7%, जब ये परसेंट हटेगा यानी 1/100, इससे ये कटा, इससे ये कटा, यानी हमारी फ्रैक्शन आई 4/7।
तो 57 1/7% की वैल्यू आई 4/7। अब इस 4/7 फ्रैक्शन का क्या मतलब है कि टोटल है हमारा प्रॉफिट 7 यूनिट्स का। क्वेश्चन में कहा हुआ है जो अभी हमने सॉल्व की पूरी फ्रैक्शन वो बच्चन का शेयर है, यानी ये जो 4 यूनिट है ये बच्चन का शेयर हुआ। तो 7 में से 4 अगर बच्चन का शेयर है तो अभिषेक का कितना है, अभिषेक का है 3 यूनिट, यानी इन दोनों के जो प्रॉफिट का शेयर है वो 3:4 की रेशो में आ रहा है। ठीक कह रहा हूं ये चीज, तो वही चीज हम कर लेते हैं। सो हमने यहां लिख दिया कि अभिषेक इज टू बच्चन का जो प्रॉफिट शेयर आ रहा है वो 3:4 में आ रहा है। ठीक, अब इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो फाइनल हमारा आता था वो इन्वेस्टमेंट की रेशो होती थी जिस रेशो में प्रॉफिट बटना होता था। ठीक है, तो कर लेते हैं। 5x डिवाइडेड बाय 4x प्लस 1400 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 4। 4 से 4 गया, हमारे पास आ गया 5x इज इक्वल टू 3x प्लस 3 इंटू 1400। ठीक, ठीक है ये चीज। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। 5x में से 3x गया, हमारे पास बचा 2x और 3 इंटू 1400 तो एज इट इज आ गया। 2 से काटा हमने 700, x की वैल्यू आ गई हमारी 2100। तो x क्या था, x था हमारा अभिषेक का इन्वेस्टमेंट और वही इन्होंने क्वेश्चन में पूछी हुई है, तो ऑप्शन डी 2100 आ गया हमारा राइट आंसर। ठीक है, अगर उन्होंने अभिषेक के बजाय बच्चन की इन्वेस्टमेंट पूछी होती तो 2100 में हम 1400 और ऐड कर देते तो 3500 आ जाती हमारी अभिषेक की इन्वेस्टमेंट। तो फाइनल क्वेश्चन यही होगा, या तो x की वैल्यू पूछी होगी या तो x प्लस 1400, कुछ भी ऐसे क्वेश्चन को मोल्ड कर देंगे पर क्वेश्चन पूरा ऐसे ही सॉल्व होगा। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियरली एजिस का है। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि ए एंड हर कज़न बी, ठीक है, आर इन रेशो, इनकी एज की बात चल रही है 2:3 की रेशो में है। तो हमें पता चल गया कि ए और बी इनकी प्रेजेंट जो है वो 2:3 की फॉर्म में है, इनकी एज की रेशियो, ये प्रेजेंट की बात चल रही है। ठीक है, 1 year ago द एजेस ऑफ ए एंड बीज सिस्टर सी। 1 साल पहले ए और बी की सिस्टर है सी, यानी कि ए और सी की बात चल रही है। बी सिस्टर उन्होंने सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए लिखा है। ठीक है, 1 साल पहले इनकी रेशियो क्या थी, 5:7। अगर मैं ए -1 इज टू सी -1 को 5:7 लिख दूं तो ठीक ठीक रहेगा ये। ठीक है, नेक्स्ट आगे 6 year ago, यानी कि आज से 6 साल पहले की बात चल रही है। द एजेस ऑफ बी एंड सी वर इन द रेशो 11:10। तो 6 साल पहले बी और सी की रेशियो थी 11:10। अब मैं अगर आपको कहूं कि मुझे क्वेश्चन में कहा गया है कि ओल्डेस्ट और यंगेस्ट के पर्सन जो है उसके जो एज का गैप है वो निकालना है। ठीक है, तो आप सिर्फ इन्हीं रेशियोज को देख के गेस कर सकते हैं कि ओल्डेस्ट कौन है और यंगेस्ट कौन है। मैं बताता हूँ कैसे। देखिए, हमें यहाँ पर दिया हुआ है बी और सी में बड़ा कौन है, 6 साल पहले की बात चल रही है, तो जो बड़ा है वो 6 साल पहले भी बड़ा रहेगा, वो आज की डेट में भी बड़ा रहेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बी और सी में बी बड़ा है सी से, तो इतना तो पता चल गया कि हमारे पास बी जो है वो सी से बड़ा है। अब ए और बी की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए और बी में बी बड़ा है ए से, ये चीज़ भी क्लियर होगी, बी बड़ा है ए से। तो हमें एक चीज़ पता चल गई कि ओल्डेस्ट है हमारे पास बी। अब यंगेस्ट देखते हैं, ए जो है वो बी से छोटा है ना। ठीक है, ए जो है वो बी से छोटा है, तो बी तो ओल्डेस्ट हो नहीं सकता। अब ए और सी को कंपेयर करते हैं, A-1 और C-1 में आप देख सकते हैं कि ए जो है वो सी से छोटा है, तो यानी कि ए बी से भी छोटा है, ए सी से भी छोटा है। तो यंगेस्ट कौन सा आ गया, यंगेस्ट आ गया हमारे पास ए, यानी कि ओल्डेस्ट है हमारे पास बी, यंगेस्ट है हमारे पास ए। हम सिर्फ इन दोनों की एजेस निकालेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, हमें सी की एज निकालने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। सो इन रेशियोज की हेल्प से हम इक्वेशंस बना लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है इक्वेशन बनाने के लिए और कुछ नहीं। 3 टाइम्स ए इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स बी पहले आया। 7a माइनस 7 इज इक्वल्स टू 5c माइनस 5, यानी कि 7a माइनस 5c इज इक्वल्स टू 2। ये इक्वेशंस लिखते जाओ। पहली इक्वेशन ये रही, दूसरी इक्वेशन ये रही। ठीक है, अब तीसरी इक्वेशन की बात करते हैं। 10b
माइनस 60 इज इक्वल्स टू 11C माइनस 66, ठीक है। यानी कि इक्वेशन की बात करें तो 11C माइनस 10B इज इक्वल्स टू 6। ये आ गई हमारे पास हमारी तीसरी इक्वेशंस। तीनों इक्वेशंस को लिख लो अपनी कॉपी पे, ठीक है, क्योंकि अब मैं ये सब हटाने वाला हूँ, तो हम सिर्फ इक्वेशंस पर काम करेंगे हमारा आंसर लाने के लिए। सो हमारे पास ये इक्वेशंस आ गई। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करना शुरू करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2b जो है वो 3c के बराबर है। यहाँ पर हमारे पास है 10b, ठीक है। तो 2b को अगर हमने 10b बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 10b जो होगा हमारा वो 15a के बराबर होगा, ठीक है। अगर हम इस इक्वेशन में, ये वाली इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हम अगर b की जगह a की वैल्यू डाल दें तो हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी जिसमें a और c ही वेरिएबल रहेंगे। कैसे? एक इक्वेशन हमारे पास ये है, दूसरी इक्वेशन हमारी बन जाएगी 11c माइनस 15a इज इक्वल्स टू 6। इतनी चीज क्लियर होगी। हमने 10b की जगह 15a कर दिया। कैसे? इस इक्वेशन की हेल्प से, ठीक है। अब हम इसे करेंगे सॉल्व। क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लिया था, हमारे पास ओल्डेस्ट था b और यंगेस्ट था a, ठीक है। तो हम c को एलिमिनेट कर देंगे। c कहाँ है? ये, और c है ये। इनको एलिमिनेट करने के लिए हमें कॉमन करना पड़ेगा। ऊपर वाली इक्वेशन को हम 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाली इक्वेशन को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 77a, ठीक है। अब देखिए, माइनस का जब ये मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे आएगा माइनस का 55c और नीचे आएगा प्लस का 55c। अगर हम इन दोनों को ऐड अप कर देंगे तो ये दोनों एलिमिनेट कर देंगे c को, यानी हमें दोनों इक्वेशंस को ऐड अप करना है। तो हमारा, मैंने आपको दिखा दिया कि c तो एलिमिनेट हो जाएगा। सिर्फ 11 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 22 आ गया। 5 को 6 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ 30 आ गया। और 5 इंटू 15 आ गया 75a माइनस का। दोनों इक्वेशंस को ऐड अप करेंगे, हमारे पास आएगा 2 टाइम्स a इज इक्वल्स टू 52। a की वैल्यू आ गई 26। इतनी चीज क्लियर है। हमारी a की वैल्यू आ गई 26। अब हमारे पास a इज टू b क्या था? a इज टू b हमारे पास 2 इज टू 3 था। ये सबसे स्टार्टिंग में दिया हुआ a इज टू b हमारे पास 2 इज टू 3 है। अगर 2 की वैल्यू 26 आ रही है, 2 की वैल्यू 26 आ रही है, हमें क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है ओल्डेस्ट और यंगेस्ट के बीच। यानी अगर हम रेशियो की बात करें, हमें 3 यूनिट्स माइनस 2 यूनिट्स यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास 2 यूनिट की वैल्यू है 26 ईयर, 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 26 का हाफ, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास आ गई 13 ईयर्स, जो कि है डिफरेंस a और b की एज का, ओल्डेस्ट और यंगेस्ट की एज का, हमारा ऑप्शन ए। देखिए, सिर्फ एक बंदे की एज निकाली, सिर्फ और सिर्फ ए की एज निकाली, बाकी सारा हमने सिर्फ रेशियोस खेल के अपना आंसर निकाल लिया, ठीक है। हमें बी की भी एज निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है कि एक ट्रेन है, उसमें AC1 और स्लीपर कोचेस की रेशियो है 1:4 की, ठीक है, 1:4 की। नेक्स्ट कह रहा है कि AC2 और AC3 उनकी जो रेशियो है वो है 3:4 की। अब एक देखिए, यूजुअली क्या होता था, जब हमें AC1 AC2 अगर इनमें से कोई कॉमन मिल जाता तो हम एक ही फॉर्म में रेशियोज ले सकते थे। पर AC1 और स्लीपर की अलग रेशियो है, AC2 और AC3 की अलग रेशियो है, तो हम इनको कॉमन नहीं ले सकते। यानी कि ये 1 यूनिट, 4 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट कॉमन नहीं है। जो कॉमन है उनको हम एक टर्म दे देंगे, जो कॉमन नहीं है उसको हम दूसरी टर्म। अब AC1 और स्लीपर, इनकी आपस की रेशियो है, हम इसको 1x और 4x मान लेंगे। AC2 और AC3 का इनसे कोई लेना देना नहीं है, तो इस पे हम x का वेरिएबल ऐड अप नहीं करेंगे। इस पे हम कोई नया वेरिएबल दे देंगे। मैंने दे दिया y, आप a दे सकते हैं, b दे सकते हैं, जो आपका मन करे आप वो वेरिएबल दे सकते हैं। मैंने दे दिया y। तो हमारे पास क्या आ गया? AC1 की जो रेशियो थी वो हो गई x और 4x, और AC2 और AC3 की रेशियो होगी 3y:4y। इतनी चीज आ गई हमारे पास। इफ द टोटल नंबर ऑफ कोचेज इज 29, टोटल नंबर ऑफ कोचेज जो हैं वो हैं 29, यानी कि इन सब के एडिशन की बात करी जा रही है यहाँ पे। तो 4 + 1 हमारे पास आ गया 5x, 3 + 4 आ गया हमारे पास 7y, और इन सब की एडिशन कितनी है? 29। टोटल आ गया हमारे पास 29। ये आ गई हमारे पास पहली इक्वेशन।
अब हमें एक इक्वेशन और चाहिए ताकि हमारे x और y की वैल्यूज आ जाए। तो देखते हैं हमें एक और इक्वेशन मिल रही है। एंड द नंबर ऑफ AC3 कोचेज, यानी इसकी बात चल रही है, इज 5 मोर देन नंबर ऑफ AC1 कोचेज, यानी कि इसकी बात चल रही है। कौन ज्यादा है? AC3 कोचेज ज्यादा है, यानी कि 4y ज्यादा है। किससे ज्यादा है? AC1 कोचेज से, यानी कि x से ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 5। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। कौन ज्यादा है? AC3 वाली ज्यादा है। किससे ज्यादा है? AC1 वाली से ज्यादा है। और कितनी ज्यादा है? 5 ज्यादा है। तो हमने 4y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 5 लिख लिया। तो हमारे पास ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल। अब देखते हैं हमें x की वैल्यू चाहिए या y की वैल्यू चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ स्लीपर कोचेज, यानी हमें 4x की वैल्यू निकालनी है। यानी हम इन इक्वेशंस में से y एलिमिनेट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। गिवन दैट देयर आर ओनली दीज 4 टाइप्स ऑफ कोचेज। चलो ठीक है, ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। करना शुरू करते हैं। हमें y को एलिमिनेट करना है। y कैसे एलिमिनेट होगा? y तब एलिमिनेट होगा जब हम y को कॉमन कर देंगे। यहां पर हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पर हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये जो दोनों इक्वेशंस हैं, मैं चाहता हूं आप लोग इसको फटाफट से अपनी कॉपी पर लिख दीजिए। मैं स्क्रीन को साफ करने वाला हूं। वीडियो को पॉज कीजिए, फटाफट से इक्वेशंस अपनी कॉपी पर लिख लीजिए। सो हमारे पास ये इक्वेशंस थी जिसमें हमने y को कॉमन किया था। अब एक चीज देखिए, y को हमने कॉमन क्यों किया? क्योंकि हमें उसको एलिमिनेट करना है। तो 7y इंटू 4 हो जाएगा हमारे पास 28y। यहां पर भी 7y इंटू 4y इंटू 7 हो जाएगा हमारे पास 28y। दोनों पॉजिटिव टर्म्स हैं, यानी कि इन को एलिमिनेट करने के लिए हमें इन इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो ये चीज याद रखिएगा, इन इक्वेशंस को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। हम 7y को इंट्रोड्यूस, यानी जो 28y था उसको इंट्रोड्यूस भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें अपने क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व करना होता है। 5 4 20, x इज इक्वल्स टू 29 इंटू 4 116। 7 इंटू वाई की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है y एलिमिनेट हो जाएगा। 7 इंटू एक्स आ जाएगा हमारे पास -7 का x, क्योंकि माइनस सिंबल है। और 7 5 35। अब मैंने आपको ये चीज़ एक्सप्लेन कर दी हुई है कि इन दो इक्वेशंस को हमें माइनस करना है। क्यों करना है ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जब हम माइनस करेंगे तो 20x -7 हमारा कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, और 116 में से 35 हमें माइनस करने हैं। तो हमारे पास आ गया 27x इज इक्वल्स टू 81। x की वैल्यू आ गई 3। x की वैल्यू आ गई 3। हमें निकालने थे स्लीपर कोचेस जो कि थे 4x। अगर x की वैल्यू 3 है तो 4x की वैल्यू हो जाएगी 12, विच इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, और इसी के साथ हमारा 5वां क्वेश्चन भी होता है खत्म। 5वें क्वेश्चन खत्म होने के साथ हमारा जो 6th पार्ट है हाई लेवल क्वांट का, वो भी यहीं पर होता है खत्म। हर पार्ट में आपको 5 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ही लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच।